हम लोग बात कर रहे थे आपका विधायिका लेजिस्लेचर पर बात हो रही थी, विशेषाधिकार की ये बात खत्म हुई थी। आपसे कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये राज्य के तीनों अंगों के अधिकार, कर्तव्य, परस्पर संबंध, इस सब की चर्चा करता है। विधायिका, इसके बारे में चर्चा चल रही थी और अब जब विधायिका के बारे में 106 यहां पर बात होनी है। कहता है सदस्यों के वेतन और भत्ते, कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते जिन्हें संसद समय समय पर विधि द्वारा अवधारित करे और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसे भत्ते ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर जो भारत डोमिनियन की संविधान सभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू थी प्राप्त करने के हकदार होंगे। तो आज की डेट पर तो स्थिति यही है कि पार्लियामेंट के सदस्यों को कितने वेतन भत्ते मिलेंगे उन्होंने विधि बनाकर अवधारित कर रखा है, इसलिए उसके मुताबिक वेतन और भत्ते उन्हें मिलेंगे। लेकिन जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस दिन तो इस ढंग का कोई कानून था ही नहीं, इसलिए लिखा गया कि भारत डोमिनियन, क्योंकि जब भारत को जब तक स्वतंत्रता 47 में मिल गई और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया, तो पार्लियामेंट तो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आई है। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, इस संविधान के मुताबिक वो तो 26 जनवरी 1950 इस दिन अस्तित्व में आई है और उस दिन संसद का कोई कानून मौजूद नहीं था, इसलिए ये बात लिखी गई कि भारत डोमिनियन, इसकी जो संविधान सभा थी, क्योंकि इससे पहले संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत गणराज्य ये था ही नहीं, भारत डोमिनियन ये था। गणराज्य तो 26 जनवरी 1950 को बना जब भारत के संविधान ने ये कहा कि भारत एक गणराज्य होगा, उससे पहले था नहीं। तो इसलिए यहां पर लिखा है कि भारत डोमिनियन की जो संविधान सभा थी उसके सदस्यों को जो वेतन और भत्ते प्राप्त होते थे वही प्राप्त होते रहेंगे। हाँ, आज की स्थिति तो संसद ने कानून बनाकर अवधारित कर रखा है, तो उस प्रकार से वेतन और भत्ते ये प्राप्त होंगे। तो ये कोई विशेष बात नहीं, इससे कुछ विशेष समझना नहीं। अब जो शुरू होगा वो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, विधायी प्रक्रिया। प्रक्रिया अलग बात है और ताकत अलग बात है। ताकत को उपयोग करने के लिए प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया अगर नहीं दी गई है तो ताकत का उपयोग मनमाने ढंग से होगा। इसलिए ताकत और प्रक्रिया दोनों दी जाती हैं। इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि कोई कोर्ट हो, उसके फंक्शन करने के लिए सबस्टेंटिव लॉ ये भी होना चाहिए और प्रोसीजरल लॉ ये भी होना चाहिए, क्योंकि सबस्टेंटिव लॉ कानून के माध्यम से न्यायालय को सशक्त करता है कि वो कर सकता है जो करने के लिए कानून को इनेक्ट किया गया है। लेकिन वो किया कैसे जाए, क्योंकि करने के तो तरीके हो सकते हैं। आपको कुछ करना है, आप मनमाने ढंग से उसको कर रहे हैं, और जब मनमाने ढंग से आप करेंगे तो वो काम ठीक ढंग से होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि प्रोसीजरल लॉ है जो वास्तव में विधि के शासन को संभव बनाता है। रूल ऑफ लॉ आ ही नहीं सकता जब तक प्रोसीजर ना हो, क्योंकि रूल ऑफ लॉ इसका मतलब यह तो नहीं है कि रूल अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के मुताबिक शासन, ये इसका अर्थ हो ही नहीं सकता। कानून की भावना के मुताबिक शासन, रूल ऑफ लॉ का यही अर्थ सब जगह बताया है। तो शक्ति का होना एक बात है और प्रक्रिया का होना दूसरी बात है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में विधायी शक्तियां दी गई हैं पार्लियामेंट को,
वो कहां 245, 246, 247, 248 विधायी शक्तियां वहां हैं, लेकिन उस शक्ति का उपयोग किस प्रक्रिया से आप करेंगे वो सेक्शन यहां पर दिया है। जैसे आईपीसी है, वो सबस्टेंटिव लॉ है, वो ताकत देती है कि जिसने हत्या की उसे अमुक दंड से दंडित ये किया जाएगा, अमुक दंड से दंडित करने का हक ये न्यायालय को होगा। लेकिन कौन सा न्यायालय, किस प्रक्रिया से? दंडित करने के पूर्व जिसे दंडित करना है उसे अपने बचाव का अवसर दिया जाएगा, और बचाव का अवसर किस प्रकार देना है? प्रथमता उसे आप बताएंगे आरोप की विरचना के माध्यम से कि यह आरोप आप पर है, ताकि वो सम्यक सूचित हो जाए कि उसे किन बिंदुओं पर अपना बचाव यह करना है। क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु किसी के द्वारा भले ही कारित की गई हो, लेकिन यह मृत्यु कई कैटेगरीज में आ सकती है। वो केवल कल्पेबल होमिसाइड ये भी हो सकता है, जो नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इस श्रेणी में आता हो। वो मर्डर की श्रेणी का कल्पेबल होमिसाइड ये भी हो सकता है। वो कल्पेबल होमिसाइड दहेज मृत्यु इस रूप में हो सकता है। वो कल्पेबल होमिसाइड उपेक्षा द्वारा कारित मृत्यु इस श्रेणी का हो सकता है। वो कल्पेबल होमिसाइड आपने किसी को अबेट किया है और उसने स्वयं सुसाइड कर लिया, तो वो देखने से सुसाइडल है लेकिन इनफैक्ट वो होमिसाइडल है। तो व्यक्ति की मृत्यु आपके कारण हुई, लेकिन फिर भी ये बहुत श्रेणियों में विभाजित हो सकती है, और इतनी श्रेणियों में विभाजित होने के बाद प्रत्येक में दंड की मात्रा ये अलग अलग होती जाएगी। तो आप जिस श्रेणी का आरोप व्यक्ति पर लगा रहे हैं वो व्यक्ति को पता होना चाहिए कि आखिर आप उसे किस प्रकार के सदोष मानववध के लिए यह दंडित और विचारित करना चाहते हैं। तो एक पूरी प्रक्रिया इसको निर्मित किया गया है उस शक्ति का उपयोग करने से पूर्व, जो शक्ति हत्यारों के संबंध में या दूसरे की मृत्यु इसका कारण बनने वालों के संबंध में कानून ने न्यायालयों को दी है। तो प्रक्रिया यह आवश्यक है। 245, 246, 247, 248 और वहां हम लोग देखेंगे तो मेरा ख्याल है 260, 261 तक मामला आएगा। वहां विधायी शक्तियां ये दी गई हैं विधायिका को, वो ताकत है, उस ताकत का उपयोग करके विधायिका विधायन करती है। लेकिन किस प्रक्रिया से करेगी वो प्रक्रिया यहां दी गई है। तो विधायी प्रक्रिया अलग बात है और विधायी शक्ति का होना ये दूसरी बात है। जब हम विधायिका के काम देखना शुरू करते हैं, बिकॉज इट इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, ये विधायिका के कामों को भी सुनिश्चित करेगा कि विधायिका ये काम करेगी। तो विधायिका 4-5 प्रकार के काम करती है, खाली लेजिस्लेशन ये नहीं करती है, विधायन तो करती ही है, साथ ही साथ सरकार के वित्तीय कामों पर नियंत्रण ये भी रखती है। सरकार विधायिका की अनुमति के बिना, ये यूं कहें कि विधायिका की सहमति के बिना किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगा सकती, किसी से उधार नहीं ले सकती, भारत की संचित निधि में से कुछ खर्च नहीं कर सकती। तो सरकार के कामों पर जो काम उसे वित्तीय व्यवस्थाओं से संबंधित सरकार के काम हैं उन पर भी नियंत्रण रखने का काम ये विधायिका करती है। तो विधायिका सिर्फ लेजिस्लेशन करती है ऐसा नहीं है, लेजिस्लेशन के अलावा भी काम करती है। विधायिका कुछ महत्वपूर्ण लोगों को हटाने का काम करती है, नियुक्त करने का नहीं करती है। नियुक्त करने
में भूमिका एग्जीक्यूटिव की है। देखेंगे हम लोग, अब बस इसके बाद सेंट्रल जुडिशरी यही शुरू होगा, तो वहां राष्ट्रपति जो कार्यपालिका के प्रमुख इस रूप में, यद्यपि राष्ट्रपति विधायिका के भाग ये भी हैं, लेकिन कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट ये करेंगे। तो कार्यपालिका की भूमिका ये कुछ हाई ऑफिशियल्स को नियुक्त करने में है, लेकिन उसमें विधायिका की भूमिका नहीं है, लेकिन विधायिका की भूमिका उन्हें हटाने में है। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जस्टिस का रिमूवल होना है तो विधायिका ही करेंगे। इवन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनका रिमूवल होना है तो भी विधायिका यही करेगी, या आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक के महालेखा परीक्षक, उनका रिमूवल होना है, वो भी वही करेंगे। तो विधायिका का सिर्फ एक काम हो ऐसा नहीं है। इसके अलावा विधायिका विभिन्न देश के समक्ष चलने वाली समस्याओं पर डिस्कशन ये भी करती है। संसद में चर्चा विभिन्न विषयों पर यह होती है, खाली विधायन वहां होता है ऐसा नहीं है। तो आपसे कई बार मेंस वगैरह में पूछना है कि फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, विधायिका के काम ये कितने प्रकार के हैं, तो आप मुख्यतः लेजिस्लेशन यही लिखते हैं, जबकि 4-5 प्रकार के काम हैं, 4-5 प्रकार के जो शीर्षक हैं, जो हेड्स हैं, उनके अंतर्गत विधायिका के कामों को रखा जा सकता है। पहला लेजिस्लेशन, ये प्रमुख काम है, ऐसा ही है। इसके अलावा वित्तीय नियंत्रण ये भी विधायिका स्थापित करती है। जब तक बजट पास नहीं होगा एक पैसा गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, और बजट पास करने का काम विधायिका यही होता है। बजट पास करने की प्रक्रिया अभी देखेंगे, 109 से शुरू हो जाएगी और जाएगी वहां 117 तक, वो पूरी प्रक्रिया है। तो वित्तीय नियंत्रण ये भी पार्लियामेंट का काम है। हां ठीक है, डिस्कशन ये भी पार्लियामेंट का काम है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देश के समक्ष रहते हैं, विदेशों से संबंध कैसे होंगे, कोई महत्वपूर्ण विषय ये चल रहा है, उस पर डिस्कशन ये भी होता है। देखते हैं आप, अखबारों में आता है, टीवी पर आता है कि लोकसभा में अमुक विषय पर चर्चा हुई, ये चर्चा के लिए समय मांगा गया, ये चर्चा के लिए इतना समय निर्धारित किया गया। तो डिस्कशन ये भी वहां होते हैं। तो 3 काम तो ऐसे ही हो गए, लेजिस्लेशन, वित्तीय नियंत्रण, और तीसरा चर्चा महत्वपूर्ण विषयों पर। चौथा हम लोगों ने देख ही लिया कि देश की शासन व्यवस्था, देश की राज्य व्यवस्था, इसे चलाने में जिन अधिकारियों को महत्वपूर्ण योगदान है उनको हटाने की प्रक्रिया ये भी वहां चलती है। उन्हें नियुक्त करने की नहीं चलती है। नियुक्त करने का अधिकार किसका है? एग्जीक्यूटिव का, सरकार का रोल रहता है नियुक्ति में। और सरकार और विधायिका अलग अलग चीजें हैं, ये खूब दिमाग में बैठा है। एक आम व्यक्ति वो इसी रूप में सोचता है कि सरकार और विधायिका एक है, जबकि बिल्कुल अलग। आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि विधायिका के सदस्यों को वो वेतन और भत्ते मिलेंगे जो संसद विधि बनाकर अवधारित करें। और जब तक इस प्रकार का उदाहरण नहीं होता तब तक भारत डोमिनियन, उसकी जो संविधान सभा थी, उसके जो सदस्यों को वेतन और भत्ते मिल रहे थे वो मिलेंगे। सरकार की कृपा पर विधायिका के सदस्य वेतन और भत्ते प्राप्त नहीं कर रहे हैं, सरकार से वो वेतन और भत्ते नहीं आ रहे हैं, उसका अपना स्वतंत्र स्रोत है। इसलिए सबको बिल्कुल अलग अलग बनाया गया है। और हमेशा ये बात ध्यान रखेंगे कि राज्य के तीनों अंग, इनकी जो स्थापना की गई वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। एक ऊपर नीचे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, ये एक ही तल पर है।
और तीसरी बात, ठीक है, जो विधायिका करती है वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन है उसका, उसकी एक संविधायी शक्ति है। इस संविधायी शक्ति पर हम लोग बात करेंगे जब अनुच्छेद 368 पढ़ेंगे। संविधान का संशोधन ये भी विधायिका करती है और विधायन ये भी विधायिका करती है, कानून ये भी विधायिका बनाएगी और संविधान का संशोधन ये भी विधायिका करेगी। तो कानून बनाने की ताकत विधायिका को कहां है? 245, 246, 243, 248 और यहां से शुरू होकर 251, 252 यानी 260, 261 तक मसला आता है। यह उसकी विधायी शक्ति है और विधायी शक्ति के लिए प्रक्रिया वो कौन सी इस्तेमाल करेगी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 107, 108, 111 ये मुख्यतः आर्टिकल्स हैं जो विधायन के लिए प्रक्रिया का विनियमन वे करेंगे। विधायन कैसे होगा? लेकिन संविधान का संशोधन ये विधायन से भिन्न है, वो विधायन नहीं है। जब विधायिका संविधान का संशोधन करेगी तो ठीक है, वही विधायिका जो विधायन करती है वही संविधान का संशोधन करेगी, लेकिन उस समय जो प्रक्रिया चलेगी उसका जो रिजल्ट होगा वो संविधान का संशोधन होगा, न कि विधायन। ये नहीं होगा। और विधायन के साथ ये शर्त है कि वो फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी उपबंध का विरोध नहीं कर सकता। लेकिन संविधान संशोधन का सवाल ये जब आता है तो विधायिका स्वयं संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, लेकिन क्या असीमित संशोधित कर सकती? यही वो सवाल है जो केशवानंद भारती और गोलकनाथ में डिस्कस होगा। और केशवानंद भारती में एक लिमिट आएगी कि विधायिका को संविधान के संशोधन की ताकत दी गई है और संशोधन का मतलब यह होता है कि किसी भी चीज में जब हम संशोधन करते हैं तो चीज के मूल स्वरूप को नष्ट नहीं कर सकते। आप मेज में संशोधन कर रहे हैं तो आप मेज में संशोधन इस प्रकार नहीं कर सकते कि मेज कुर्सी बन जाए, ऐसा नहीं संशोधन हो सकता। मेज मेज ही बनी रहे, उसमें 4 पाए की जगह आप 3 पाए कर दें, ये तो संभव है। संशोधन का मतलब यह होता है कि मूल स्वरूप बरकरार रहे। यही केशवानंद भारती में फाइंडिंग आएगी कि विधायिका संविधान का संशोधन कर सकती है। संशोधन का मतलब यह हुआ कि संविधान का मूल ढांचा नष्ट नहीं कर सकती। और मूल ढांचा क्या है? ये केशवानंद भारती में डिस्कशन का विषय रहेगा, लेकिन वो बात यहां पर नहीं चल रही है, इसलिए उस बात को हम बहुत आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। एक मोटी मोटी बात कि विधायिका का एक कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन है, एक उसकी संविधायी ताकत है। हमने आपको बार बार कहा कि आप कोई काम करते हैं तो एक हैसियत में करते हैं और ये आप ही होते हैं जो दूसरा काम करते हैं तो दूसरी हैसियत में करते हैं। लेकिन हैसियत के बदलाव से जो काम आप कर रहे हो उस काम का जो कैटेगराइजेशन है वो बिल्कुल अलग अलग किया जाएगा। आप व्यक्ति के रूप में जो काम करोगे उसका जो परिणाम होगा वो अलग ढंग का होगा। और अगर आप लोक सेवक ये भी हैं, आप जिलाधिकारी शाहजहांपुर, तो जिलाधिकारी शाहजहांपुर के रूप में भी आप ही काम करोगे, लेकिन उस काम का परिणाम दूसरा होगा। उस काम का परिणाम यह भी हो सकता है कि आपके द्वारा कुछ किए जाने के आधार पर कुछ लोग शक्ति संपन्न हो जाएं कि वो भी कुछ कर सकें। आपने आर्म्स लाइसेंस दे दिया तो दिया तो आप ही ने, लेकिन व्यक्ति की हैसियत में नहीं दिया, लोक सेवक की हैसियत में दिया है। इसलिए उस काम का परिणाम यह होगा कि वो जिसके पक्ष में दिया जाएगा वो
हथियार रखने के लिए कानून के द्वारा अनुमित हो जाएगा। तो व्यक्ति की जो हैसियत है उसके द्वारा जो काम किए जाते हैं उनके परिणाम अलग अलग उस हैसियत के मुताबिक होते हैं। ऐसे विधायिका सेम बॉडी है। वही विधायिका जब 245, 246, 247, 248 इन आर्टिकल्स के द्वारा दी गई शक्ति का इस्तेमाल करेगी और इस प्रक्रिया से करेगी जो प्रक्रिया अनुच्छेद 107 इससे शुरू हो रही है, तो जो परिणाम होगा वो कानून का बनना होगा। तब उसे हम क्या बोलेंगे? विधायन। और विधायन करने के लिए जिस शक्ति का इस्तेमाल विधायिका करेगी वो कौन सी होगी? विधायी शक्ति। और विधायी शक्ति कहां से आएगी? अनुच्छेद 245, 246, 247, 248 मुख्यतः किन विषयों के संबंध में उसे विधायी शक्ति होगी? 7वीं अनुसूची, उसमें जो राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची दी गई है उनके मुताबिक जो विषय संघ सूची में होंगे या संवर्ती सूची में, उन पर विधायन की अधिकारिता केंद्रीय विधायिका, और जो राज्य सूची और संवर्ती सूची में होंगे उन पर राज्यों की विधायिका। इन्हें विधायी शक्तियां ये प्राप्त रहेंगी। लेकिन विधायी शक्ति अलग बात है, और ये बात महत्व की होगी जब हम लोग संविधान संशोधन पढ़ना शुरू करेंगे। पहला मुकदमा आएगा, कौन था? शंकरी प्रसाद सिंह। और शंकरी प्रसाद सिंह में यही डिस्कशन चलेगा कि क्या संसद के पास कोई विधायी शक्ति है? क्या संसद संविधान का संशोधन विधायी शक्ति के अंतर्गत करती है? यह संसद की कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, संविधायी शक्ति ये भी है। और गोलकनाथ इस मुकदमे में डिसाइड ही यही होगा कि संसद की कोई संविधायी शक्ति नहीं है, वो विधायी शक्ति इसी के अंतर्गत संविधान का संशोधन करती है। जबकि केशवानंद भारती बिल्कुल उलट डिसीजन देगा, और आज की तिथि पर केशवानंद भारती मान्य है। और केशवानंद भारती कहेगा कि नहीं, संसद की संविधायी शक्ति भी है और संसद संविधान का संशोधन ये संविधायी शक्ति में करती है, विधायी शक्ति में नहीं करती। तो फिर संसद की संविधायी शक्ति है कहां, यह प्रश्न उठेगा। क्योंकि विधायी शक्ति ये तो दिखाई दे रही है अनुच्छेद 245 में, 246 में, 247 में, 248 में, और सपठित 7वीं अनुसूची, उसमें 3 सूचियां हैं, उसमें विषय वर्णित है कि संसद विधायी शक्ति का उपयोग अमुक विषयों के संबंध में कर पाएगी। प्रक्रिया क्या होगी विधायी शक्ति के उपयोग की? अनुच्छेद 107, अनुच्छेद 108, ठीक है, और 111 मुख्यतः, क्योंकि राष्ट्रपति की असेंट ये चाहिए कानून बनने के लिए। लेकिन सवाल यह कि संविधायी शक्ति ये कहां है? तो फिर बात निकल कर आएगी कि अनुच्छेद 368 ये स्वयं संविधान के संशोधन की प्रक्रिया ये भी विनियमित करता है, और अनुच्छेद 368 में ही संविधान के संशोधन की शक्ति दी गई है, और उसी संविधान के संशोधन की शक्ति को हम संविधायी शक्ति संसद की ये कहते हैं। और जब संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्राप्त शक्ति का उपयोग करती है तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन इसे डिस्चार्ज करती है। इसीलिए अनुच्छेद 368 का मार्जिनल नोट आप देखेंगे अपनी अपनी किताबों में, तो अनुच्छेद 368 का जो मार्जिनल नोट है वो क्या है? संविधान के संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया, ये लिखा हुआ है, संविधान के संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया। अगर यही लिखा हुआ तो फिर गोलकनाथ में यह बात कैसे आ गई कि संसद की कोई संविधायी शक्ति होती ही नहीं, और संसद संविधान इसका संशोधन भी विधायी शक्ति के अंतर्गत करती है, ये बात ही कैसे आई? अगर ये लिखा है तो आप देखेंगे वो जब हम संविधान का संशोधन पढ़ाएंगे, बताएंगे, बात करेंगे, तब ये देखेंगे कि ये जो चीज है
ये जो शब्द हैं कि संविधान के संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया, ये पहले नहीं थे। पहले केवल था संविधान के संशोधन की प्रक्रिया। ये शक्ति शब्द 24वें संविधान संशोधन इससे जोड़े गए और इसी संविधान के संशोधन को चैलेंज किया गया था। वो एक अलग कहानी है, एक अलग चर्चा है। वो संविधान के संशोधन की जब हम लोग बात करेंगे तब देखेंगे। यहां जो प्रासंगिक है, जिस पर हम बात करना चाहते हैं, वो केवल इतनी बात है कि संसद इसका एक संविधायी फंक्शन, इसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन ये भी है। और जब भी आपसे पूछा जाए कि संसद किन किन कामों को करती है, विधायिका किन किन कामों को करती है, तो आप 4-5 जितने बताए गए ये सारे काम लिखेंगे कि विधायन भी करती है, वित्तीय नियंत्रण ये स्थापित करती है, विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा ये करके सरकार को नियंत्रित करने का काम ये करती है। और ये सारे काम काहे कर रही है संसद? ताकि विधायिका कार्यपालिका नियंत्रण में रहे। चौथा, कुछ महत्वपूर्ण प्राधिकारियों के रिमूवल का काम ये भी विधायिका करती है। और पांचवा, आपका उसकी एक संविधायी शक्ति भी है, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन इसको डिस्चार्ज करती है। और जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन को डिस्चार्ज करती है तब संविधान का संशोधन करती है। ये सारे, ठीक है, विधायिका के काम हैं, ये सारे के सारे संसद के काम हैं। जब हम एलएलबी करते थे तो इसी में झंझट में रहते थे कि आखिर 107 और 245 इसके बीच इंटर रिलेशन ये क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्शन में क्लियर नहीं थे। शक्ति और प्रक्रिया दो अलग अलग बातें हैं, ये कॉन्सेप्ट में क्लियर नहीं था। और शक्ति का उपयोग अगर प्रक्रिया के माध्यम से नहीं होगा तो शक्ति का उपयोग निरंकुश हो जाएगा। आपको अनुमति दे दी गई, आप पूजा करेंगे, नहा के करेंगे, बिना नहाए करेंगे, सो के उठ के करेंगे, सुबह करेंगे, कितनी बार करेंगे, ये तो कोई चीजें नहीं है। ठीक है, ये कैसे होगा भाई? इनके यहां कुरान तो सिर्फ इतना कह रहा 5 टाइम नमाज ये होगी, शरीयत ये बताएगी कैसे होगी। भाई कैसे होगी ये भी तो एक सवाल है। कौन लीड करेगा? हम कह रहे हम करेंगे, कौन लीड करेगा? किसके पीछे सब खड़े होंगे? तो प्रक्रिया महत्व की चीज है। अगर प्रक्रिया नहीं होगी तो हमेशा निरंकुशता किसी भी काम को करने में आएगी। इसलिए प्रक्रिया महत्व की बात है। और जब हम एलएलबी करते तो बस ये इंटर रिलेशन समझ में नहीं आता था कि विधायी शक्ति अनुच्छेद 245 से 248 मुख्यतः, हालांकि इन सेक्शंस के अलावा भी दी गई है, लेकिन मुख्यतः इन्हीं सेक्शंस में दी गई है। तो फिर ये अनुच्छेद 107, 108, 109, 110 ये सब क्या कह रहे हैं? और दिमाग यहां तक कभी जाता ही नहीं था कि ये प्रक्रिया लिखा हुआ है, विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, किस ढंग से विधायी प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, संसद को कानून बनाने की शक्ति होगी, लेकिन संसद के तो 2 सदन हैं। किस सदन में शुरुआत होगी कानून बनाने की, ये भी तो सवाल है भाई। आखिर प्रश्न है ना कि किस सदन में शुरुआत होगी? क्या दोनों सदनों में होगी, किसी एक सदन में होगी? और दोनों सदन उनका अस्तित्व तो अलग अलग है। एक सदन ने पास किया, दूसरा ने नहीं किया, तब क्या होगा? आखिर आपको एक पूरा प्रोसीजर ये बनाना पड़ेगा। अच्छा, एक स्थायी सदन है, एक अस्थायी सदन है। जो अस्थायी सदन है, लोकसभा, उसने पास किया और राज्यसभा ये जब तक पास करती तब तक भंग हो गई लोकसभा। अब विधेयक पर क्या प्रभाव होगा? ये सारी बातें डिस्कस करनी पड़ेंगी।
इसलिए विधायी प्रक्रिया ये दी जानी अनिवार्य है। ये इंटर रिलेशन है किसका, 245, 246, 247, 248 प्लस 107, 108। अच्छा, संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया, लेकिन अभी राष्ट्रपति वो भी तो संसद के भाग हैं भाई, राष्ट्रपति भी तो संसद के भाग हैं। आखिर जब कानून संसद बनाएगी तो राष्ट्रपति उसमें भाग क्यों नहीं लेंगे? ये तो लॉजिक के खिलाफ लगता है। राष्ट्रपति को उसमें भाग लेना ही चाहिए, और राष्ट्रपति भाग लेंगे तो किस रूप में लेंगे? उसकी व्यवस्था 111 ये अनुच्छेद है वो कर रहा। तो राष्ट्रपति जब भाग लेंगे अनुच्छेद 111 द्वारा बताई गई प्रक्रिया के मुताबिक, तब राष्ट्रपति क्या मूक दर्शक होंगे कि दोनों सदनों ने जो पारित करके भेजा सिर्फ उस पर सिग्नेचर कर दें? अगर ऐसा है तो फिर राष्ट्रपति की भूमिका कुछ नहीं, बेकार भाई। ये तो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, ये तो निरर्थक प्रक्रिया ये हुई। इसका मतलब ही क्या हुआ? जब राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने ही हैं तो फिर लेट करने से क्या लाभ भाई? कानून सिर्फ बनने के लिए तो नहीं बन सकता, उसका कोई पर्पज ये होना चाहिए। अच्छा, राष्ट्रपति सिग्नेचर करने से क्या इनकार कर सकते हैं? और अगर करते हैं तो फिर डेमोक्रेसी इसका क्या होगा? क्योंकि राष्ट्रपति जनता से चुन के ये तो आए नहीं। ठीक है, विल ऑफ द पीपुल, ये तो संसद इसी में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो राष्ट्रपति किस हैसियत से और किस हक से बिल पर सिग्नेचर करने से इनकार करेंगे? ठीक है, दूसरी चीज कि राष्ट्रपति सिग्नेचर करें, ये एक कारण से समझ में आता, चलो संसद के पार्ट है इसलिए करें, लेकिन क्या सिर्फ यही बात है? क्योंकि आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई काम ऐसा नहीं है जो सिर्फ इसलिए रखा गया हो कि कोई कुछ है, कोई कुछ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही फर्क है। राजा को जो शक्तियां दी जाती थी वो इसलिए क्योंकि राजा एक सबसे बड़ी अथॉरिटी है, उसकी गरिमा, जैसे घर में पिता को सारी शक्तियां दी गई समझी जाती हैं। क्यों? इसलिए कि उसकी जो हैसियत है वो हैसियत ऐसी कि उस हैसियत के मुताबिक उसकी स्थिति को गरिमापूर्ण बनाने के लिए उसे घर के संबंध में सारी शक्तियां दी जाती हैं। कानून के साथ ये बात नहीं है। यहां किसी की डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए उसे कोई ताकत नहीं दी गई। लोक कल्याण ये एक पर्पज है। सारी शक्तियां संविधान के अंतर्गत सारे प्राधिकारियों को सिर्फ एक उद्देश्य की साधना के लिए दी गई, और वो उद्देश्य कौन सा है? वेलफेयर ऑफ द पीपुल, लोक कल्याण। इसका मतलब राष्ट्रपति को अगर कोई ताकत मिली होगी वो भी इसीलिए मिली होगी। तो फिर देखना पड़ेगा कि अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या क्या कर पाएंगे कानून बनने के संबंध में। तो इसलिए विधायी प्रक्रिया इसे देना जरूरी है। कहां? फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड में। खाली शक्ति देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि शक्ति का उपयोग तो निरंकुश होगा, शक्ति का उपयोग ठीक ढंग से नहीं होगा। इसलिए प्रक्रिया हर काम की बनाई जाती है। पूजा, इसकी भी प्रक्रिया बनाई गई है। और अगर कोई ऐसा है जो खुद में इतना नैतिक है कि उसे केवल शक्ति दी जाए, उसके लिए प्रक्रिया निर्धारित न भी की जाए तो भी वो ठीक ही रहेगा, तो फिर केवल शक्ति दे देने से भी काम चल सकता है। इसलिए आप देखेंगे जो बहुत बड़े संत हुए हैं उनके बारे में कहा जाता है
नहीं नहाए तो क्या? भाई रैदास ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, लेकिन ये रैदास ही कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो उस स्थिति को उपलब्ध हैं। उनके लिए वाकई कोई प्रक्रिया नहीं है, वो जो करेंगे वही प्रक्रिया है। लेकिन एक आम व्यक्ति ये बिना प्रक्रिया के नहीं चल सकता, क्योंकि अगर आप व्यक्ति हैं तो मानव हैं। ठीक है, आप मनुष्य हैं, और मनुष्य इससे गलतियां संभव हैं, इसलिए गलतियों को न्यूनतम स्थिति पर ला देने के लिए प्रक्रिया, इसका विनियमन होता है। महापुरुष, उनके लिए कोई प्रक्रिया नहीं, वो जो कर दें वही ठीक है। इसलिए कृष्ण या राम ने जो कुछ किया उसे हम जैसे दो दो कौड़ी के लोगों को प्रश्न, ठीक है, उस पर नहीं उठाने चाहिए। ना हम इस हैसियत में हैं कि उनके किए गए कृत्यों पर प्रश्न उठा सकें। वो जो करेंगे वही प्रक्रिया है, वो कभी निरंकुश हो ही नहीं सकते। हम प्रक्रिया किस लिए बनाते हैं? काम सम्यक ढंग से हो, लोक कल्याण के लिए हो। कृष्ण अगर झूठ भी बोलेंगे तो लोक कल्याण के लिए। उन्होंने खुद के लिए राज्य यह हासिल नहीं किया झूठ बोल के, ठीक है ना। वो जो करेंगे वो ठीक है, वो सब कुछ लोक कल्याण के लिए करते हैं, और हम सब कुछ अपने लिए करते हैं। यही फर्क है। इसलिए प्रक्रिया सामान्य तौर पर बनाई जाती है, और विधायिका, यहां तो सामान्य लोग ही बैठे होंगे। भाई विधायिका में बैठने का हक हमने किसे दिया? उन्हें, जो चुनकर आएंगे। तो चुनकर देवता नहीं आएंगे, जो चुनकर आदमी आएंगे। राष्ट्रपति देवता नहीं बनेंगे, न राष्ट्रपति बनते ही कोई देवता हो जाएगा। हम लोगों की गलतफहमी आई, बोले वो जज हो गए, अब मार लेट गए उनके सामने। अरे जज हो गए तो क्या, कंपटीशन क्वालिफाई करते ही कुछ सुपर ह्यूमन हो गए। चोर तो वो उतने ही हैं जितना रिजल्ट निकलने से पहले थे। चोरी में तो कोई फर्क नहीं आया, बेईमानी में तो कोई फर्क नहीं आया, तो फिर आखिर इन्हें निरंकुश ढंग से काम करने की ताकत हम कैसे दे दें? इसलिए हो गए जज हो जाओ। काम करोगे तो सीआरपीसी या सीपीसी, इसी के मुताबिक, उसमें आप अपनी अकल नहीं लगा सकते। और जो सुप्रीम जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उन्हें कुछ मात्रा में दी भी गई ये शक्तियां, अंतर्निहित शक्तियां उनकी 482, 142 अनुच्छेद हैं भी। तो प्रक्रिया इसलिए जरूरी है। तो विधायी प्रक्रिया, कानून बनने की प्रक्रिया क्या है, यह अनुच्छेद 107 बता रहा है। कहता है विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। जो मार्जिनल नोट है वो ये कह रहा कि जो मोशन होगा, क्योंकि कानून जब बन जाएगा तब उसका नाम क्या होगा? विधान, अधिनियम। और 107 जिस सिचुएशन की बात कर रहा है, उस सिचुएशन में कानून बना नहीं है। कानून बनाने के लिए प्रस्ताव ये आया है, विधायी प्रस्ताव है कि इस विषय पर कानून बनाया जाए। जब ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तब कानून बना ये कहा जाएगा। तो कानून बनाने के लिए जो प्रस्ताव दिया जाता है उसका एक विशेष नाम है। उस नाम को हम क्या बोलते हैं? विधेयक। यानी विधायी प्रस्ताव को हम विधेयक ये कहते हैं। विधेयक अलग बात है, अधिनियम तब कहा जाएगा जब विधायी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। तब क्या बना? कानून। उससे पहले जो विधायी प्रस्ताव है वो विधेयक है। तो उसने कहा विधेयकों के पुनः स्थापन, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। जो विधायी प्रस्ताव है, जो विधेयक है, उसका इंट्रोडक्शन किस प्रकार किया जाए, और आपका उनको पास, यानी कहता है कि पारित, इसके किए जाने के संबंध में उपबंध। यानी ये पूरा 160 कंप्लीट बताएगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल ये कैसे होगा,
और पासिंग ऑफ द बिल ये कैसे होगी? 107 कंप्लीट बात करेगा, ठीक है आपका। और 108 वो अलग ढंग की बात करेगा, वो बताएगा वित्त विधेयक क्या होता है, क्योंकि सामान्य विधेयक और वित्त विधेयक इसकी प्रक्रिया अलग अलग हो जाएगी। और प्रक्रिया अलग क्यों होगी, इसका भी कारण है। उस कारण पर बात करेंगे जब अनुच्छेद 108 बताना शुरू करेंगे। तो अभी 107 कहता है कि धन विधेयकों और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 107 नहीं, अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 117 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा। यानी वित्त विधेयक और धन विधेयक ये अलग अलग है, इनकी प्रक्रिया अलग है। तो क्या धन विधेयक और वित्त विधेयक ये भी अलग अलग हैं? हाँ, धन विधेयक भी अलग, वित्त विधेयक भी अलग और सामान्य विधेयक ये भी अलग। यानी प्रकृति के दृष्टिकोण से विचार करें, ठीक है, तो 3 प्रकार के विधायी प्रस्ताव ये संसद में आते हैं। एक विधायी प्रस्ताव जो वित्त विधेयक ये कहलाएगा, एक विधायी प्रस्ताव है जिसे धन विधेयक ये कहा जाएगा, और तीसरे प्रकार का विधायी प्रस्ताव है वो जो देश के सामान्य कानून को बनाने के लिए संसद में लाया जाता है। 3 प्रकार के कानून हैं प्रकृति के मुताबिक। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होगा, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक हो जरूरी नहीं है। हां, यह ठीक है कि प्रत्येक वित्त विधेयक और प्रत्येक धन विधेयक ये सिर्फ लोकसभा में आएंगे, लेकिन धन विधेयक और वित्त विधेयक इन्हें छोड़ देने के बाद जो सामान्य विधेयक है वो दोनों सदनों में से किसी में भी आ जाएगा, लोकसभा में भी आ जाएगा और राज्यसभा में भी। लेकिन धन विधेयक और वित्त विधेयक ये सिर्फ लोकसभा में आएंगे। ये कहां लिखा है अभी हम लोग देखेंगे, अनुच्छेद 109 और 117। अनुच्छेद 117 ये बात कहेगा, 109 वित्त विधेयक और धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया इसको बताएगा, और वित्त विधेयक को नहीं बल्कि धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया यह अनुच्छेद 109 बताएगा। धन विधेयक किसे माना जाएगा ये 108 बताएगा। आपसे ये भी खूब पूछा जाता है कि द डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल ये कहां दी गई है, तो 108 में धन विधेयक की डेफिनेशन दी गई है। धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक कौन सा माना जाएगा, ये 108 में लिखा है। उसे पारित करने की प्रक्रिया कहां दी गई, 109 में। 108 में ये धन विधेयक की परिभाषा नहीं सॉरी, धन विधेयक की परिभाषा 110 में 108 में ज्वाइंट सेशन है। 109 में आपका वित्त विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया और 110 में धन विधेयक की परिभाषा ये दी गई। और 117 जब हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे वहां ये बात लिखी है कि विधेयक अगर वित्त विधेयक है या धन विधेयक या आपका वित्त धन विधेयक है, हाँ ठीक है, धन विधेयक और वित्त विधेयक ये केवल और केवल लोकसभा में आएंगे। क्यों आएंगे लोकसभा में, वो एक डिफरेंट विषय है, उस पर भी बात करेंगे कि लोकसभा इसमें ही क्यों आएंगे धन विधेयक और वित्त विधेयक, और किस प्रकार आएंगे। राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन इसी से आएंगे। सामान्य कानून बनाने के लिए अगर प्रस्ताव यह देना है तो राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन की कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति रिकमेंड करे या ना करे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वित्त विधेयक या धन विधेयक इसको लाना है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन इसी से आएगा। कहां लिखा है, 117 में। वहीं यह भी लिखा है कि लोकसभा में ही आएगा, और वहीं यह भी लिखा है कि राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन से ही आएगा। अच्छा, हमारे घर से कोई गया और उसने एक दुकान से एक सामान खरीदा,
तो उसे हमने अनुमति दी थी सामान खरीदने की या नहीं दी थी, इससे कोई मतलब नहीं है। दुकानदार पूरी तरह अधिकृत है हमसे पैसा मांगने को। अगर मेरे घर से कोई गया और कोई सामान लेकर आया, वो पूरी तरह अधिकृत है। हम ये नहीं कह सकते कि आपने उसको सामान क्यों दिया। हमसे पूछना चाहिए था सामान देने से पूर्व कि हमने मंगवाया है या नहीं। ये नहीं कह सकते हम दुकानदार से। हां, उस दशा में हम कह पाएंगे जबकि हमने पूर्व से लोग सूचना दे रखी हो, जैसा लोग नोटिस निकलवाते हैं, साहब जो है अमुक हमारे लड़के से हमारा कोई संबंध नहीं है, और बात खत्म हो गई, इनकी किसी लेनदारी देनदारी के हम देनदार नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन एक नेचुरल, एक सामान्य नियम यही है। तो राष्ट्रपति, जो हम लोग अनुच्छेद 100 कह रहे हैं, जब अनुच्छेद 51 पढ़ेंगे तो आएगा भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक, और समस्त कार्यपालिकी शक्ति संघ की उसमें निहित होगी, और वह स्वयं में निहित कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। उसके अधीनस्थों ने अगर किसी कार्यपालिकी शक्ति का उपयोग किया है तो प्रिंसिपल वही लागू होगा कि जैसे आपके घर से कोई गया और दुकान से कोई सामान ले आया तो दुकानदार आपसे पैसे मांगने को अधिकृत है, ये माना जाएगा कि आपने मंगवाया। यही प्रिंसिपल वहां लागू होता है। अगर अनुच्छेद 117 ये कह रहा है कि राष्ट्रपति इनकी रिकमेंडेशन के आधार पर ही वित्त विधेयक या धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में लाए जाएंगे, तो अगर वित्त मंत्री ने धन विधेयक या वित्त विधेयक प्रस्तुत किया है तो माना जाएगा कि राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन है, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख हैं। उनका अधीनस्थ लोकसभा में वित्त विधेयक या धन विधेयक को प्रस्तुत कर रहा है तो ये माना ही नहीं जा सकता कि उनकी सहमति नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे आपके घर से कोई दुकान से सामान लेने गया तो ये माना ही नहीं जा सकता कि आपकी सहमति नहीं थी। इसीलिए आप देखते हैं कि जब बजट प्रस्तुत किया जाता है, बजट क्या है, वो वित्त विधेयक है, और बजट पारित करने की प्रक्रिया में धन विधेयक का पारित किया जाना शामिल होता है। देखेंगे, बात करेंगे उस पर। अनुच्छेद 113, 114 ये जब आएंगे, 115 देखेंगे। लेकिन कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि राष्ट्रपति ने बजट प्रस्तुत करवाया, ये नहीं सुना होगा आपने। आपने हमेशा ये सुना होगा कि वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया, ठीक है। क्यों? और जबकि अनुच्छेद 117 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन से। इसलिए क्योंकि वित्त मंत्री उनका सबॉर्डिनेट है, उन्हीं का तो मंत्री है, उसने प्रस्तुत किया तो राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन रही होगी, और नहीं रही तो राष्ट्रपति जाने, उनका मंत्री जाने। जैसे आप दुकान से कुछ खरीद लाए तो दुकानदार को तो पैसे हमें देने ही पड़ेंगे। हम आपसे कुछ भी कहें, दुकानदार को तो पैसा देना पड़ेगा। ऐसे ही राष्ट्रपति एक्सप्रेसली भले ही ना कहें, रिकमेंड नहीं किया उन्होंने, मतलब रिकमेंड नहीं किया मीनिंग देयर बाय, आपको दिखाई नहीं दिया रिकमेंड करते हुए, लेकिन वो उनके और उनके मंत्री के बीच की बात है। लोकसभा में वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत कर दिया, मीनिंग देयर बाय राष्ट्रपति की सहमति है, ये माना जाएगा। इसीलिए आप देखते हैं कि चाहे वित्त विधेयक हो, चाहे धन विधेयक हो, 110 की परिभाषा के मुताबिक, क्योंकि 110 में डेफिनेशन है धन विधेयक की, तो चाहे वित्त विधेयक हो चाहे धन विधेयक हो, उसे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कोई अलग सी आपको नहीं दिखती, ठीक है ना। आपको सामान्य विधायी प्रक्रिया जैसे चलती है वही दिखाई देती है। उसका कारण ही कुल मिलाकर इतना होता है। और जब आप सिर्फ बिना किताब को पढ़े
बिना सैद्धांतिक अध्ययन किए सिर्फ अखबारों के माध्यम से कानूनी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए गलत होता है, इसीलिए बार बार गलत होता है। क्योंकि आपको दिखाई तो ये दे रहा, वित्त मंत्री ने प्रस्तुत कर दिया, लिखा ये कि राष्ट्रपति की सहमति चाहिए, वो सहमति आपको दिखाई नहीं देती। फिर आप इस निष्कर्ष पर आ जाते हैं कि जो लिखा है वो चलता नहीं, जबकि चल वो ही रहा है। समझ के फेर हैं, समझ के फेर। ठीक है, राष्ट्रपति ने ही तो प्रस्तुत करवाया है। तो 109 धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया यह बताता है, और 117 बात करता है वित्त विधेयक के संबंध में। इसीलिए अनुच्छेद 107 सबसेक्शन 1 यह कह रहा है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर शेष जो विधायी प्रस्ताव हैं, ये संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में ओरिजिनेट हो सकेंगे। ठीक है ना। लेकिन वित्त विधेयक और धन विधेयक, ये दो विधेयक ऐसे हैं जो सिर्फ लोकसभा में आएंगे। क्यों आएंगे इस पर बात करेंगे, वो मामला प्रासंगिक नहीं है, बात बढ़ती चली जाएगी, लेकिन आएंगे सिर्फ लोकसभा में, इतना आप ध्यान कर लेंगे। और कानून में कोई भी बात अनावश्यक नहीं है, हर बात के पीछे कारण है। और कानून के याद ना होने का जो कारण है वो भी सिर्फ इतना ही है कि आप बातों के पीछे के कारण को समझने को तैयार नहीं है। बातों के पीछे जो कारण है उनको जिस दिन समझ लेंगे, बातें ऑटोमेटिकली इतनी ढंग से समझ में आ जाती हैं कि बार बार पढ़ने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। तो जब वहां पर पहुंचेंगे बात करेंगे हम लोग कि लोकसभा में ही क्यों वित्त विधेयक और धन विधेयक, राज्यसभा में क्यों नहीं, तो उसका मोटा मोटा एक चर्चा कर देते हैं। क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा सीधे चुनी गई है, हमने लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की है, इसलिए वित्तीय नियंत्रण, जहां पैसा खर्च होने की बात, वहां लोकसभा के अधिकार ज्यादा होने चाहिए, इसलिए लोकसभा वहीं आएंगे। अच्छा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति क्यों, इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, इसका मतलब यह हुआ कि बजट सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर यही पेश कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति के जो सबॉर्डिनेट हैं वही ला सकते हैं। और बजट आएगा कहां, संसद में, तो कोई आईएएस तो ला नहीं पाएगा, क्योंकि संसद में तो घुसी संसद के सदस्य पाएंगे, और तो कोई घुस ही नहीं पाएगा। ठीक है, और संसद के सदस्य वे ही जो सरकार में हैं, वही तो राष्ट्रपति के सबॉर्डिनेट हैं, इसलिए बजट कौन लाएगा, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर और कोई नहीं। ठीक है, इसीलिए क्यों ऐसा होगा इस पर भी बात करेंगे। तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति क्यों जरूरी है, करेंगे इस पर भी बात, जब अनुच्छेद 117 इस पर बात करेंगे। फिलहाल स्थिति यह है कि सामान्य विधायी प्रस्ताव किसी के द्वारा लाया जा सकता है, किसी के द्वारा, इवन जो प्राइवेट मेंबर्स हैं। अच्छा, प्राइवेट मेंबर, इस शब्दावली को समझ लेना चाहिए। जो सरकार में है वो सरकारी सदस्य है, मतलब जो पार्टी सत्तारूढ़ है, वो प्राइवेट मेंबर नहीं है। ठीक है, या यूं कहें, ज्यादा एप्रोप्रिएट बात यह है कि बाकी सारे प्राइवेट मेंबर हैं, उन्हें छोड़कर जो सदस्य मंत्री बने हुए हैं यानी सरकार में, ऐसे आइए तो ज्यादा ठीक बात है। सारे प्राइवेट मेंबर माने जाएंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के भी जो सदस्य हैं, या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो इस समय सत्तारूढ़ है, उसके भी जो सदस्य हैं वे भी प्राइवेट मेंबर माने जाएंगे। केवल वे लोग जो सरकार में शामिल यानी मंत्री हैं वे सरकारी सदस्य, बाकी सब प्राइवेट मेंबर। जब कोई प्राइवेट मेंबर बिल लाता है तो उसे बिल लाने की पूरी स्वतंत्रता है, वो ला सकता है। ठीक है, लेकिन पारित कैसे कराएगा, ठीक है, पारित कराना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, बहुमत में तो सरकार होती है।
अच्छा, भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कोई सदस्य अगर बिल लाना चाहेगा तो लाए, लेकिन वो लाना चाहेंगे तो सरकार से ही नहीं आ जाएगा, भाई वो तो है ही सरकार में, ठीक है ना। इसलिए प्रैक्टिकली ऐसे समझते हैं कि जो सरकार से बाहर के सदस्य हैं वे जब बिल लाते हैं तो प्राइवेट मेंबर बिल कहलाता है। और प्राइवेट मेंबर बिल संसद के, ये भी आपसे खूब पूछा जाता है प्री वगैरह में, लोकसभा में शुक्र का दिन और राज्यसभा में भी शुक्र का दिन ये प्राइवेट मेंबर बिल लाने के लिए निश्चित है, यानी प्राइवेट मेंबर बिल इसी दिन आएंगे और बाकी सारे दिन सरकार के बिल आएंगे। सरकारी बिल किसी भी दिन आएंगे, लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल सिर्फ 2 दिन है। राज्यसभा में पूरे दिन, शुक्र वाले दिन पूरे दिन लाए जा सकते हैं और लोकसभा में सिर्फ 2.5 घंटा। ये प्राइवेट मेंबर बिल लाने के लिए निर्धारित है। उस 2.5 घंटे में आप प्राइवेट मेंबर बिल लाया जा सकता है, आप प्राइवेट मेंबर के तौर पर बिल प्रस्तुत कर सकते हैं, चाहे राज्यसभा में क्योंकि और चाहे लोकसभा में, क्योंकि आपका क्या है, वित्त विधेयक और धन विधेयक, इसे छोड़कर विधायी प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में आ जाएगा। वित्त विधेयक और धन विधेयक ये सिर्फ कहां आएगा, लोकसभा में, और वो भी राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन से। यानी सामान्य विधायी प्रस्ताव, आपका जो दहेज संबंधी कानून है, ये प्राइवेट मेंबर बिल के आधार पर ही बना था, ठीक है। इसलिए नहीं कि प्राइवेट मेंबर बड़े अच्छे थे और सरकार के लोग बड़े खराब थे, ऐसा नहीं है। दहेज समाज की जो नस नस थी उसमें बसी हुई चीज थी, आज भी है, आज भी कोई खत्म नहीं हो गया है, सिर्फ बातों में खत्म हुआ है, बाकी कहीं कुछ खत्म नहीं हुआ। उसे जब 1960 या 1961 है, उसमें जब खत्म करने की बात थी तो सरकार को डर लग रहा था कि हमने अगर खत्म किया तो हो सकता है चुनाव हार जाए, इसलिए प्राइवेट मेंबर से प्रस्ताव रखवा दिया और सपोर्ट सरकार का, तो सरकार तो बहुमत में ही पारित तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो प्राइवेट मेंबर बिल के आधार पर कानूनों का निर्माण नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है, हुआ है, ठीक है। लेकिन सामान्यतः सरकार यही विधेयक लाती है क्योंकि देश का शासन उन्हीं को चलाना है और अनुच्छेद 21 उन्हीं के लिए है। किसी भी व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना नहीं किया जा सकता। यानी सरकार को अपने प्रत्येक काम को करने के लिए कानून की ताकत ये चाहिए, तो कानून तो चाहिए, और जब कानून चाहिए तो सरकार को ही प्रशासन चलाना है, तो अधिकतर सरकारी बिल होते हैं, लेकिन सिर्फ सरकारी ही होंगे ये नहीं। और जो सामान्य विधायी प्रस्ताव है ये संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन वित्त विधेयक और धन विधेयक इन्हें नहीं। इसीलिए उसने शब्द लिखे सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 109 एंड 117, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, ठीक है। यानी धन विधेयकों और अन्य विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 117 के उपबंधों के अधीन रहते हुए। इसका मतलब यह हो गया कि अनुच्छेद 109 और 117 ये प्रीवेल करने लगेंगे जब मामला धन विधेयक या वित्त विधेयक का होगा, ठीक है ना। तब प्रक्रिया किस मुताबिक चलेगी, 109 और 117 के मुताबिक, तब प्रक्रिया वहां से चलना प्रारंभ होगी। और शेष विधेयकों के संबंध में उन्होंने कहा अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा, मीनिंग देयर बाय द जनरल लेजिस्लेशन, ठीक है, कुड बी इनिशिएटेड बाय एनी मेंबर इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। उसके लिए संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में विधायी प्रस्ताव आ सकेगा, लेकिन यह बात 109 और 117 के अधीन है।
और 109 और 117 वित्त विधेयक और धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया का विनियमन ये करते हैं। इसका मतलब धन विधेयक या वित्त विधेयक है तब तो 109 117 देखिए, और अदरवाइज 107 ये देखिए। ठीक है, ऐसे करके इसको पढ़ेंगे। फिर क्या कहता है, अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 109 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा तब तक पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक संशोधन के बिना या केवल ऐसे संशोधनों सहित जिस पर दोनों सदन सहमत हुए हैं उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते। 109 वो तो धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया का विनियमन ये कर रहा है, और जब धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया का विनियमन कर रहा है तो धन विधेयक की जब प्रक्रिया हम लोग देखेंगे 109 में, तो वहां ये लिखा है कि धन विधेयक को विचार के लिए राज्यसभा के समक्ष भेजा जाएगा। राज्यसभा उस पर विचार कर सकती है, किंतु धन विधेयक में किसी प्रकार का परिवर्तन या किसी प्रकार का संशोधन राज्यसभा नहीं कर सकती। इस संबंध में केवल धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति घटी हुई है, वित्त विधेयक के संबंध में नहीं। धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच समानता इस बात को लेकर है कि धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों लोकसभा में आएंगे। धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों के बीच समानता इस बात को लेकर भी है कि राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन इसी के आधार पर दोनों लोकसभा में आएंगे। लेकिन दोनों के बीच डिफरेंस है। धन विधेयक इसके संबंध में राज्यसभा की शक्ति घटी हुई है। धन विधेयक सिर्फ राज्यसभा के समक्ष विचार के लिए आएगा। राज्यसभा उसमें कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं कर सकती। या यूं कहें, संशोधन अगर वो प्रस्तावित करती है और लोकसभा उससे सहमत हो जाए तो बात अलग है, लेकिन अगर असहमत है लोकसभा तो लोकसभा ने मूल रूप से उसे जिस रूप में पारित किया था उसी रूप में उसे पारित माना जाएगा। भले ही राज्यसभा उसे बिल्कुल पारित न करे, रिजेक्ट कर दे, तो भी कोई फर्क नहीं। ठीक है, अच्छा। और धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास विचार करने के लिए सिर्फ 14 दिन का समय है, 14 दिन बस। लेकिन वित्त विधेयक के संबंध में यह स्थिति नहीं है। वित्त विधेयक लोकसभा में आएगा, राष्ट्रपति की सहमति से आएगा, लेकिन वित्त विधेयक के संबंध में राज्यसभा के ऊपर न 14 दिन की बाउंडेशन है और न ही यह बाउंडेशन है कि वो उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती। क्यों नहीं है यह भी देखेंगे, इनके भी कारण है, लेकिन मोटा यह समझ लें। आपसे यहां पूछा जाता है और आप खूब लगा लगा कर आते हैं, विकल्पों का चुनाव कर करके आते हैं, खूब टिक लगा लगा के आते हैं और बड़े खुश होते हैं कि हमारा सब सही है। और अब जरा सोचिए कितना सही होता है। ठीक है, वो फटाफट गलत होता है और आप अपने नंबर जोड़े बैठे होते हैं और जब रिजल्ट आता है तो मामला ठीक है, वो गया सब। ठीक है, कुछ होता ही नहीं। तो उस प्रक्रियाओं को समझना चाहिए। कहता अनुच्छेद 109 क्योंकि धन विधेयक के संबंध में प्रक्रिया इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो उसकी बात अलग है, उसमें तो राज्यसभा संशोधन कर भी दे तो भी नहीं माना जाएगा। लोकसभा ने मूल रूप से जिस रूप में उसे पारित किया उसी रूप में पारित माना जाएगा, या राज्यसभा जो संशोधन कर रही है उससे लोकसभा भी सहमत हो जाए। लेकिन जो सामान्य विधायी प्रस्ताव है वो दोनों सदनों की सहमति इसी से बनेंगे। दोनों सदन सहमत होने चाहिए। जब तक दोनों सदन किसी विधायी प्रस्ताव पर अपनी सम्मति नहीं देते हैं तब तक वो विधायी प्रस्ताव कानून का रूप नहीं ले सकता। स्थिति यह रहेगी कि क्योंकि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में सामान्य विधायी प्रस्ताव यह आ सकता है। सामान्य विधायी प्रस्ताव से अर्थ क्या निकला, जो धन विधेयक या वित्त विधेयक नहीं है वो विधायी प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी आ जाएगा। राज्यसभा में आ गया तो राज्यसभा उस पर पहले विचार करेगी और राज्यसभा ने जिस रूप में पारित किया उस रूप में
उसे लोकसभा को भेजा जाएगा। अब लोकसभा के पास दो विकल्प, या तो आउटराइट रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं करेंगे, ठीक, या पास कर दे। और यूं कहें तो एक तीसरा विकल्प और भी है कि वो ये कहे कि हम पारित तो कर रहे हैं, लेकिन राज्यसभा ने जिस रूप में पारित किया इस रूप में नहीं, इसमें ये संशोधन और होने चाहिए। यही स्थिति अगर लोकसभा में विधायी प्रस्ताव आया तो रहेगी कि लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा के पास गया, अब राज्यसभा के पास तीन विकल्प, या तो पारित कर दे, रिजेक्ट कर दे, और या लोकसभा ने जिस रूप में पारित किया उस रूप में नहीं, संशोधित रूप में पारित करे। अब संशोधन आ गए, यानी दोनों सदन असहमत है, या तो रिजेक्ट कर दिया या संशोधन सहित पारित किया। अगर ऐसा है तो बिल वापस जाएगा उस सदन को जिस सदन में वो ओरिजिनेट हुआ था, और जो संशोधन आ गए, ये जो रिजेक्शन ही हो गया था तो बात ही खत्म हो गई, तो सहमति का सवाल ही खत्म हो गया। ठीक है, अगर संशोधन आए तो ये वाला सदन फिर अपने को संशोधित करे और उन संशोधनों से सहमत हो जाए जो दूसरे सदन ने भेजे हैं, तब तो दोनों सदनों से पारित हो गया ये मान लेंगे और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन ऐसा ना हुआ, वो सदन इस पर अड़ गया कि नहीं, हमने जिस रूप में पारित किया था उसी रूप में रहेगा। ठीक है, तब स्थिति क्या बनेगी? तब ज्वाइंट सेशन यह बुलाया जाएगा अनुच्छेद 108 की व्यवस्था के मुताबिक, इसीलिए लिखा है 108 और 109 के अधीन, तब ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे। और ज्वाइंट सेशन जब भी बुलता है तो हमेशा लोकसभा अपर हैंड में होती है, क्योंकि राज्यसभा के 250 मेंबर हैं और लोकसभा के तो 545 हैं। ठीक है, ज्वाइंट सेशन में अब तक 3 बार ज्वाइंट सेशन बुलाए गए हैं। ठीक है, 3 बार। एक दहेज के कानून को पारित करने के लिए ज्वाइंट सेशन यह बुलाया गया था, और पहला जो विधेयक पारित हुआ, यह भी खूब पूछा जाता है। जब हमने दिया था जेकब प्री तो यही पूछा था उन्होंने, हिंदुस्तान का पहला कानून कौन सा है जो ज्वाइंट सेशन में पारित हुआ? तो दहेज का कानून है जो ज्वाइंट सेशन में पारित हुआ। दूसरा 1978, क्योंकि 1977 में जनता पार्टी जीती थी, कांग्रेस बुरी तरह पराजित हुई थी, लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस बहुमत में थी, क्योंकि राज्यसभा तो स्थायी सदन है। ठीक है, तो राज्यसभा में कांग्रेस बहुमत में थी, इसलिए बैंकिंग सर्विसेज के संबंध में, बैंकिंग कमीशन के संबंध में एक कानून आया था जो राज्यसभा से पारित नहीं हो सका, तब ज्वाइंट सेशन बुलाया और फिर वो पास हो पाया। और तीसरा पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है, ये 2002 में पारित किया था, ये भी ज्वाइंट सेशन में पारित हुआ था। 3 कानून हैं जो ज्वाइंट सेशन में पारित हुए अब तक। ठीक है, तो अगर दोनों सदन असहमत हैं तो 108 की प्रक्रिया के मुताबिक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा। अदरवाइज 107 सबसेक्शन 2 कह रहा है कि अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 109 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा तब तक पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक संशोधन के बिना या केवल ऐसे संशोधनों सहित जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए उस पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते। यानी जो शब्दावली लिखी है उसका अर्थ ही यह निकल रहा है कि 109 108 की स्थिति की बात अलग है। अदरवाइज कोई विधेयक पारित हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि दोनों सदन बिना संशोधनों के या ऐसे संशोधनों के सहित जिस पर दोनों सहमत हो गए विधेयक को पारित नहीं कर देते। और अभी भी शब्दावली विधेयक है, कानून शब्द नहीं आया। क्यों? अभी 111 की तो बात ही नहीं है, अभी तो राष्ट्रपति बकाया है, इसलिए अभी विधेयक ही शब्द प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आगे कहता है संसद में लंबित विधेयक सदनों के 17 अवसान के कारण व्यपगत नहीं होगा। ठीक है, लोकसभा ने पारित किया, 17 अवसान हो गया। हमने आपसे कहा 3 बातें हैं, स्थगन,
सत्रावसान और विघटन, ये तीन अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, एडजर्न करना हाउस को, ठीक है, प्रोरोक करना हाउस को, और डिसॉल्व करना। डिसॉल्व करना बात अलग है। डिसॉल्व अगर हाउस को कर दिया तो हाउस खत्म, अब नए चुनाव होंगे, उन्हीं से नई लोकसभा आएगी। राज्यसभा तो स्थायी सदन है, भंग हो ही नहीं सकता। लेकिन सत्रावसान हुआ तो इस सत्र का अवसान हुआ। संसद का जो सदन लोकसभा है वो खत्म नहीं हुआ है, स्थगन हुआ। स्कूल की छुट्टी हुई तो स्कूल खत्म नहीं हो गया, छुट्टी हुई है, ठीक है। तो छुट्टी होना अलग बात है, स्थगन अलग बात है, सत्रावसान अलग बात है, और भंग हो जाना। भंग होने का प्रभाव यह भी हो सकता है कि विधेयक व्यपगत हो गया। व्यपगत हो गया मीनिंग भाई खत्म हो गया। ये कब कब होगा, कब कब नहीं होगा, इस पर भी बात करेंगे, ये कब होगा कब नहीं होगा। लेकिन आप ये मान लें कि अगर लोकसभा भंग हुई है, राज्यसभा तो हो ही नहीं सकती, तो विधेयक व्यपगत ये भी हो सकते हैं, यानी विधेयक खत्म भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों बातें हो सकती हैं। कब खत्म होंगे कब नहीं होंगे ये भी एक चर्चा का विषय है, लेकिन खत्म हो सकते हैं। लेकिन सत्रावसान अगर हुआ है या स्थगन हुआ है तो चूंकि है दोनों सदन, इसलिए विधेयक व्यपगत नहीं होंगे, ठीक है ना। ये कहता राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा, ठीक है। राज्यसभा ने पारित किया, अभी तो लोकसभा ने विचार ही नहीं किया। भाई राज्यसभा ने आज पारित किया, कल लोकसभा भंग हो गई, ठीक है। राज्यसभा ने तो विचार ही नहीं किया, वो सॉरी लोकसभा ने तो विचार ही नहीं किया, तो अब नई लोकसभा आएगी वो कर लेगी विचार। व्यपगत क्यों होगा, राज्यसभा ने तो पारित कर दिया, राज्यसभा ने तो पारित कर दिया, ठीक है। अच्छा, कहता कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है और जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है, अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा। यानी लोकसभा ने पारित कर दिया, कहता है लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने अभी उस पर विचार नहीं किया है। अभी इस शब्दावली को थोड़ा विश्राम देंगे कि अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस शब्दावली को थोड़ा विश्राम दे देंगे। और ये इन लाइनों पर खूब सवाल बनते हैं, खूब धड़ाधड़। राज्यसभा ने पारित कर दिया, लोकसभा ने विचार नहीं किया है और लोकसभा भंग हो गई, विधेयक व्यपगत नहीं होगा, लोकसभा नई आएगी वो विचार कर लेगी। लोकसभा में लंबित था, लोकसभा में लंबित था, राज्यसभा ने विचार ही नहीं किया था, राज्यसभा गया ही नहीं था और तब तक लोकसभा भंग हो गई, ठीक है। तो व्यपगत होगा, व्यपगत होगा। एक मोटी बात समझ लें, यह बात हमेशा के लिए याद हो जाएगी। विल ऑफ द पीपुल ये सबसे ऊंची चीज है, और विल ऑफ द पीपुल लोकसभा में ज्यादा रिफ्लेक्ट होती क्योंकि वो डायरेक्ट चुन कर आते हैं। तो हमेशा प्रीवेल ये बात होती है कि लोकसभा जो नई आने वाली है उसकी रजामंदी मिल जाए। अगर पहली बात, अगर केवल सत्रावसान है तब तो लोकसभा है ही, तब तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर भंग हो गई लोकसभा तो फिर ये पुरानी तो जा चुकी, अब ये वाली चुनकर आएगी जरूरी नहीं, ठीक है। तो जो नई लोकसभा आएगी उसे इस विधेयक पर विचार करने का मौका दिया जाए, ये मंशा रही है संविधान की, ये मंशा रही है, ठीक है। तो राज्यसभा ने पारित किया, ठीक, लोकसभा भंग हो गई तब तक। तो अब क्या होना चाहिए कि जो नई राज्यसभा आए, वो सॉरी जो नई लोकसभा चुनकर आए उसे इस विधेयक पर विचार करने का मौका मिलना चाहिए, ठीक है। तो राज्यसभा ने पारित किया ना, उस लोकसभा के सामने तो गया ही नहीं था, तो व्यपगत होने की जरूरत क्या है। नई लोकसभा आएगी विचार कर लेगी, भाई नई लोकसभा आएगी विचार कर लेगी, व्यपगत होने की जरूरत नहीं है,
इसलिए नहीं है क्योंकि विधेयक को पारित करने में लोक धन का इस्तेमाल होता है। राज्यसभा ने कार्यवाही की होगी, कार्यवाही चली होगी, ठीक है, पैसे उसमें खर्च हुए हैं, तो नई लोकसभा को विचार करने का अवसर भी मिल जाएगा और विधेयक भी बचा रहेगा, तो व्यपगत करने की जरूरत क्या है। इसीलिए 107 सबसेक्शन 4 ये कह रहा है कि राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, ठीक है, लोकसभा ने पारित थोड़ा किया, राज्यसभा में ही लंबित है ना, और तब तक लोकसभा भंग हो गई, तो क्यों व्यपगत हो, काहे व्यपगत हो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लोकसभा ने पास कर दिया था, ठीक है, राज्यसभा पहुंचा ही नहीं था और तब तक लोकसभा भंग हो गए। अब व्यपगत होना चाहिए, ठीक है, वही मुकदमे तेजी से सुने जाएंगे किंतु न्याय की कीमत पर नहीं। विधेयकों को पारित करने में मितव्ययिता बरती जाएगी, यानी लोक धन का अपव्यय न हो, यह ध्यान रखा जाएगा, लेकिन लोकतांत्रिक भावना सबसे ऊपर है। तो पुरानी लोकसभा तो भंग हो गई ना, जिसने पास किया, राज्यसभा ने पास किया नहीं, और तब तक पुरानी लोकसभा भंग हो गई, तो नई लोकसभा को विचार करने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए लिखा है कि कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है, ठीक है, तो लोकसभा के भंग होने पर विधेयक व्यपगत हो जाएगा। सामान्य स्थिति केवल एक दशा जो अनुच्छेद 108 में वर्णित है वो अगर आ गई है तो लोकसभा इसके द्वारा विधेयक पारित करने के उपरांत भंग हो जाने की दशा में भी विधेयक व्यपगत नहीं होगा। केवल एक दशा, वो अनुच्छेद 108 है। 108 पर बात हम लोग कल करेंगे और तब इस विषय को क्लियर कर लेंगे। ये विधायी प्रक्रिया यहां पर छोड़ के कल बात शेष करेंगे।